अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की खूबसूरत नगरी में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं मुग़ीरा काशिफ़ और आज आपके लिए लेकर आई हूं जन्नत ज़ेब की कलम से तहरीर करदा नावल लाफ़ानी इश्क की एपिसोड 33। एपिसोड को शुरू करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर दें। तो चलें शुरू करते हैं। चल अब बस कर दे, बैठ जा सुकून से। तुम्हें किसने कहा था झूठ बोलने को, और वो भी भाई से? गुस्से और बेचैनी के साथ वो न जाने कब से कमरे में यहाँ वहाँ टहलता, पता नहीं किस किस को कॉल मिला चुका था, जिसके जवाब में हर बार उसे नाउम्मीदी ही मिलती। और उसके इसी गुस्से पर फैज़ान तंग आकर बोला, मगर बदले में अरमान ने उसे सख्त घूरी से नवाजा। क्या सच तो कह रहा हूँ, इतनी बार समझाया था तुम्हें, लेकिन तुम्हारे सर पर आशिकी का भूत सवार था। मजाल थी जो एक भी बार तुमने मेरी बात सुनी हो। अगर सुन लेते तो आज यूँ देवदास ना बनना पड़ता। न जाने कितनी बार फैज़ान ने उसे समझाया था कि ऐसा ना करे, मगर हर बार वो उसे चुप करवा देता। इसलिए अब उसकी सिचुएशन पर जहाँ उसे मज़ा आ रहा था वहीं वो तंज करना ना भूला। अगर तुझे मेरे जले पर नमक ही छिड़कना है तो उठ और फ़ौरन मेरे कमरे से निकल जा। बिना लिहाज के उसने उंगली उठाकर साफ लफ्ज़ों में उसे अपने कमरे से जाने का कहा, जो उसकी धमकी पर आंखें छोटी करके घूरने लगा। ये नमक तुम्हारा अपना लिया हुआ है। अगर वक्त रहते मेरी बात मान लेते तो इस वक्त ये हालत ना होती। अब सब्र करो, क्योंकि बेटा तेरे गुस्सा करने या यहाँ वहाँ मटकने से ये मालूम नहीं होने वाला कि नाज है कहाँ। इसलिए मेरी अब भी मान जा और सुकून से 3-4 दिन सब्र कर ले। मुझे यकीन है भाई तुझे खुद बता देंगे नाज अपने बाबा के साथ कहाँ पर है। पहले भरपूर तरीके से तंज के तीर बरसाने के बाद वो बड़े ही दोस्ताना अंदाज में उसके कंधे पर हाथ रख के फ्री का मशवरा देने लगा। निकल चल अपने कमरे में, मुझे तेरे इन फजूल के मशवरों की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए बेहतर है अपने कमरे में जा, तेरी बीवी इंतज़ार कर रही होगी, निकल। एक गहरा सांस लेने के बाद उसने उसका वो बाजू पकड़ा और धक्के देते हुए अपने कमरे से निकालकर दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद कर दिया, जो कि उसकी हरकत पर दिल में उसे गालियां नवाजते वहाँ से अपने कमरे में चला गया। जबकि वो खुद इतनी कोशिश के बावजूद इसके बारे में कुछ भी मालूम ना होने पर बेड पर गिरने के अंदाज में लेटा और 2 उंगलियों से सर को दबाने लगा, जो शदीद किस्म का दुख रहा था। कहाँ हैं आप नाज, कहाँ हैं? सुबह से वो हर मुमकिन कोशिश कर चुका था। हर वो जगह जहाँ उसे मालूम था वहाँ जाकर वो देख चुका था। यहाँ तक कि उसने अपने बहुत से रिसोर्सेज भी लगाए हुए थे ये मालूम करने के लिए कि वो कहाँ है, लेकिन मजाल थी जो कोई एक सुराख भी उसे मिला हो। सुराख तो छोड़ो, उसे तो उसकी लोकेशन भी मालूम नहीं हो रही थी कि वो लोकेशन के ज़रिए ही उस तक पहुँच जाता। हाथ ने उसके झूठ की सज़ा उसे ऐसे दी थी कि शायद ही अब कभी दोबारा अरमान सुल्तान झूठ बोलना तो दूर झूठ लफ्ज़ भी इस्तेमाल करता। पहले वो अपनी मोहब्बत के पास खुदगर्ज बन रहा था और अब उसका भाई सज़ा की खातिर खुदगर्जी दिखा रहा था। वो बेचारा तो सुबह उठकर उसके चेहरे पर बिखरे अपनी कुर्बत के रंगों को देखने के लिए पुरतजस्सुस था कि इन रंगों में घुली वो कैसी लग रही होगी, लेकिन अफसोस कि उसके भाई ने उसके इन सभी ख्वाबों पर बहुत ही बुरे तरीके से पानी नहीं समंदर बहा दिया था कि अब वो सिवाय जलने, कुढ़ने, गुस्सा करने और बेचैन होने के कुछ नहीं कर सकता था। क्योंकि इतनी कोशिश के बावजूद कुछ भी ना पता लगने पर यह अंदाज़ा तो उसे हो गया था कि वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, मगर तब तक उसे कुछ भी पता नहीं लग सकता जब तक हाथ सुल्तान खुद न चाहे। चाइल्ड वार्ड में खड़ी वो बच्चों का रूटीन चेकअप कर रही थी कि तभी उसके मोबाइल बजा, जिस पर उसने ओवरऑल की पॉकेट से मोबाइल निकाल कर देखा तो महरमा की कॉल थी। हाँ बोलो महरमा। नहीं कोई सर्जरी तो नहीं, क्यों क्या हुआ? अच्छा ठीक है, तुम मुझे एड्रेस मैसेज कर दो, मैं आ जाऊँगी। हाँ ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? कॉल बंद होते ही फारिस जो उसके साथ ड्यूटी कर रहा था पूछने लगा। कुछ नहीं, महरमा की कॉल थी। वो कह रही थी कि वो सभी यूनी से घर जाने के बजाय रेस्टोरेंट में लंच करने जाएंगे, तो मैं भी साथ चलूँ। तो जाओगी? हाँ फ़िलहाल फ्री हूँ तो चली जाती हूँ। तुम अगर फ्री हो तो मेरे साथ चलो, ऐसे में वापस भी तुम्हारे साथ आ जाऊँगी। बात बताने के साथ उसने उसे अपने साथ चलने की ऑफ़र भी दी, जिस पर वो तो पहले ही वेला फ़ौरन मान गया। हाँ ठीक है चलो चलते हैं, इसी बहाने मैं भी लंच कर लूँगा। चलो फिर तुम आ जाओ, मैं बाहर इंतज़ार कर रही हूँ। हाँ बस 2 मिनट रुको। 2 मिनट का इशारा कर वो बच्चे की तरफ मुतवज्जा हुआ, जिसे हल्का हल्का बुखार था, जबकि आयरा वहाँ से निकलकर लिफ्ट के ज़रिए बाहर चली गई। अल्लाह, एक तो ये लड़की मजाल है कि वक्त रहते कभी कॉल उठा ले। वो तीनों रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी थी, जबकि महरमा पूरे रास्ते ज़ूबिया का नंबर ट्राई करती आई थी, मगर मजाल थी जो एक भी बार उसने कॉल रिसीव की हो। ज़ूबिया आज यूनी नहीं गई थी, इसलिए महरमा उसे कॉल कर रही थी कि उसे भी लंच के लिए बुला सके। लो आयरा भाभी भी आ गई। वो गुस्से से कॉल मिला रही थी कि आयरा को आते देख दुआ ने उसकी तरफ इशारा किया, जो इन तीनों को बाहर ही खड़े देख वहीं आ गई, जबकि वो तीनों उसके साथ आते फारिस को भी देख चुकी थी। क्या हुआ, यहाँ क्यों खड़ी हो तुम सब? मत पूछें, ज़ूबी को कॉल कर रही हूँ पर बदतमीज़ उठा ही नहीं रही। एक बार फिर कॉल करना ना रिसीव होने पर वो चिढ़कर आयरा को बोली, जो उसके गुस्से पर हंसी। चलो छोड़ो, हो सकता है मसरूफ़ हो, हम अंदर चलते हैं क्योंकि मुझे वापस भी जाना है। हाँ सही कहा, दफ़ा करें उसे, तो मैं घर जाकर देखूँगी। चले हम अंदर चलते हैं। उसे घर जाकर देखने का बोल उन सबके साथ अंदर बढ़ी और साइड पर एक तरफ जाकर टेबल पर बैठ गए, मगर बैठने से पहले महरमा दूसरी तरफ मौजूद मंजर पर पहले हैरान हुई और फिर आंखें बंद करके दोबारा खोल यकीन करना चाहा कि आया वो जो देख रही है वही है या कुछ और। ज़ूबी निहायत हैरान लहजे में पूरी आंखें खोल वो शौक में बोली कि वो सभी उसको देखने लगे और फिर उसकी मरकज़ निगाह को। हाथ
ये हाथ भाई और ज़ूबिया एक साथ क्या कर रहे हैं? मेहरमा की तरह ही हैरान हुए अनुषा, ज़ूबिया और हाथ के यूं रेस्टोरेंट में मिलने पर हैरान हुई, जबकि मज़ीद हैरानगी आने वाली तीसरी शख्स को देखकर हुई, क्योंकि अब वहाँ अरशान भी आ गया था। और सिर्फ आया नहीं बल्कि उसने बाकायदा ज़ूबिया को गले लगाकर प्यार भी किया था, जो और तो किसी को नहीं मगर दुआ को ज़रूर चौंका गया। वो लोग अभी इस शौक से बाहर नहीं आए थे कि थोड़ी ही देर बाद वहाँ जुहान भी आया और बिल्कुल अरशान की तरह ही आकर उसने ज़ूबिया को गले लगाया और उसकी नाक खींची थी। इस पर ज़ूबिया ने गुस्से से उसके हाथ पर थप्पड़ मारा और उसके थप्पड़ मारने पर अरशान और हाथ दोनों मुस्कुरा दिए। अब असल शौक लगा था अनुषा को, जबकि इन सभी के शौक में सिर्फ आयरा थी, जो हैरान परेशान या चौंकी नहीं थी बल्कि बस अपने शौहर की मुस्कुराहट चेक कर रही थी, जो ज़ूबिया की बातों पर लबों का अहाता किए हुई थी। ये सब क्या हो रहा है? इन सभी के रिएक्ट और सामने चलते सीन पर फारिस ने नासमझी से बोला, क्योंकि समझ उसे भी नहीं आ रहा था कि वो तीनों भाई ज़ूबिया को ऐसे प्यार क्यों कर रहे हैं। ये मेरी कॉल इसलिए नहीं उठा रही थी, इसकी तो महरू। उससे से ज़ूबिया को देखती मेहरमा फ़ौरन उनकी तरफ बढ़ी कि अनुषा से रोकने की खातिर उसके पीछे गई। ये सब क्या हो रहा है? और तुम मेरी कॉल इसलिए इग्नोर कर रही थी? तन फन करती वो उन चारों के सर पहुंची। एकदम गुस्से से ज़ूबिया पर चीखी, जिसको देख फ़ौरन परेशान होकर खड़ी हुई, जबकि उसके पीछे आती अनुषा को देख जुहान भी चौंका और अरशान दुआ को, जबकि हाथ आयरा से ज़्यादा आयरा के पहलू में मौजूद फारिस को देख ठटका। महरू, पहले मुझे ये बताओ कि ये सब क्या हो रहा है? आप सब ज़ूबिया को ऐसे क्यों मिल रहे थे? और ज़ूबी, तुम इन सब के साथ क्या कर रही हो? इन सब से सवाल करने के बाद वो ज़ूबिया की तरफ आई, जो उसके सवाल पर परेशान हुई। ये सब ज़ूबिया से नहीं बल्कि मन्नत से प्यार कर रहे हैं। उन चारों के बजाय जवाब आयरा ने सुकून से दिया, मगर उसके जवाब पर झटका सभी को ज़रूर लगा था। इन तीनों को मन्नत के नाम पर, जबकि उन चारों को इस बात पर कि वो जानती है। मन्नत कौन? एक मिनट, मन्नत मतलब? निहायत शौक में उंगली उठाकर पहले मेहरमा ने बात समझनी चाहिए और फिर समझ आने पर हैरानगी से ज़ूबिया को देखने लगी, जो खुद भी आयरा को देख रही थी। भाभी, आप जानती थी? ये सवाल जुहान की तरफ से था, जबकि वो जानती थी ये बात हाथ को भी हैरान कर गई थी। फैज़ान की मेहंदी वाले दिन जब तुम आकर मुझे एक लिफाफा दिया था कि उसमें हाथ की कबर्ड में रख दूँ, तो उसी को रखते वक्त कुछ फाइल्स नीचे गिर गई थी और उनको उठाते हुए मेरी नज़र मेडिकल रिपोर्ट पर गई, जो बाबा और ज़ूबिया के डीएनए की रिपोर्ट थी, और वो भी पॉजिटिव, जिसका मतलब था कि ज़ूबिया और कोई नहीं बल्कि मन्नत है। मेहंदी वाले दिन की सारी बात उन सभी को बताया वो जाकर उन्हीं के साथ कुर्सी पर बैठ गई, जहाँ उसका शौहर पहले ही गाल पर हाथ रखकर उसे बोलते हुए देख रहा था। उसकी बात पर जहाँ वो तीनों सर हिला गए थे, वहीं अनुषा, दुआ, मेहरमा और फारिस काफ़ी हैरान हुए। लेकिन फिर मेहरमा को सारी बात समझ आई, क्योंकि ज़ूबिया उसकी सगी बहन नहीं थी बल्कि नवीद साहब को वो हॉस्पिटल में लावारिस बच्चों में से मिली थी। वो भी यूं कि उस दिन अचानक मेहरमा की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो नवीद साहब और बुशरा बेगम उसको लेकर हॉस्पिटल गए। तब नवीद साहब को ज़ूबिया एक वार्ड में रोती हुई मिली थी, जिसके सर और बाजू पर पट्टी बंधी थी, जबकि चेहरे और जिस्म की बाकी हिस्सों पर खराशियाँ आई हुई थीं। वो बिल्कुल मेहरमा की उम्र की थी, 5 साल की। उसको रोता देख वो उसके पास गए और प्यार किया, जो उनके प्यार पर मानूस हुए जल्दी चुप हो गई और नर्स से मेडिसिन ली कि तभी डॉक्टर उसका चेकअप करने आए। तो नवीद साहब को मालूम हुआ कि ये बच्ची उन्हें रोड के किनारे पर किसी ज़ख्मी हालत में मिली और वो लोग उसे यहाँ ले आए। हॉस्पिटल वालों ने काफ़ी बार उसे पूछने की कोशिश की, मगर वो कुछ न बोली। उसकी हालत पर तरस खाए नवीद साहब उसे अपने साथ घर ले गए और बुशरा बेगम और उन्होंने बिल्कुल मेहरमा की तरह ही उसका ख्याल रखा, बल्कि सिर्फ अपनी बेटी बनाया नहीं, समझा भी। उसके आने पर मेहरमा को भी एक बहन और दोस्त मिल गई थी, जिसके बाद ज़ूबिया उनकी मोहब्बत और प्यार में बहुत जल्द उन सब के साथ अटैच हो गई और उन्हीं को अपनी फैमिली समझने लगी। वक्त गुजरता गया और वो दोनों बड़ी हो गई। ज़ूबिया को अपने बचपन में गिनी चुनी यादें ही याद थीं, जिनको कभी कभी याद कर उसका दिल करता था अपने घर वालों से मिलने का, अपने भाइयों से मिलने का। लेकिन अफसोस कि उसे ये याद नहीं था कि उसका घर कहाँ है। ये तो मौजज़ा था कि यूनी के हफ्ते बाद ज़ूबिया और मेहरमा की दोस्ती दुआ से हो गई और उस दोस्ती के चलते वो दोनों हाथ की मेहंदी पर सुल्तान मेंशन आई। सुल्तान मेंशन में कदम रखते ही कुछ पुरानी यादें थी ज़ूबिया के जहन में ताज़ा हुई, मगर वो सब यादें धुंधलाई सी थीं। उसने बहुत ज़्यादा याद करने की कोशिश की थी, मगर तब तो ठीक से याद ना आए। मगर फिर जब वो लोग दोबारा हाथ की बर्थडे पर गई, तो उस दिन अचानक वो दामिर सुल्तान के कमरे में चली गई थी। वहाँ जाकर कमरे में लगी तस्वीर को देख वो ठिठकी, क्योंकि वो फैमिली फ़ोटो थी। इस फैमिली फ़ोटो में खुद को देख उसकी धुंधलाई सभी यादें बिल्कुल साफ़ हुई। उसे वो हर लम्हा याद आने लगा जब वो अपने भाइयों के साथ खेलती थी। वो ज़्यादा बड़ी तो नहीं थी, सिर्फ 5 साल की थी, इसलिए ज़्यादा कुछ भी याद नहीं था। लेकिन वो तस्वीर देखकर इतना तो मालूम हो गया था कि वो घर उसका था, वो चारों भाई उसके थे। वो इस तस्वीर को देख रो रही थी कि तभी हाथ कमरे में आया और उसे हसरत भरी निगाहों से तस्वीर को छूता देख ठिठका, जबकि वो हाथ को देख फ़ौरन अपने आंसू पोंछती कमरे से निकल गई। लेकिन जाते हुए हाथ को शक में ज़रूर डाल गई थी। और फिर क्या था, इसी शक के बिना पर हाथ ने उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकलवाई, तो मालूम हुआ वो उन्हें हॉस्पिटल में मिली थी। ये सब जानकर उसका शक मज़ीद पक्का हुआ और अपने शक को सच साबित करने की खातिर उसने डीएनए टेस्ट करवाया, जिसकी रिपोर्ट के बाद शक सच हुआ, जबकि वो उसकी मन्नत थी। ये बात जानकर वो इस कदर खुश हुआ था कि फ़ौरन उससे मिलने गया, जो ये जानकर झूठ बोल ना पाई कि वो जानता है। उस दिन वो उसके गले लगकर बहुत ज़्यादा रोई और सारी बात बताई, जिसके बाद हाथ ने उसे अपने साथ चलने का कहा, मगर वो इनकार कर गई।
वो इन सबको छोड़कर नहीं जाना चाहती। हाथ ने समझाया कि वो उनकी बहन है, मगर वो ना मानी तो हाथ को ही मानना पड़ा। आखिर इतने सालों बाद उसे उसकी बहन मिली थी, वो तो उसकी हर बात बिला तजावीज़ मानने को तैयार था। मन्नत के बारे में सबको उसने फैज़ान और उसकी डेट फिक्स होने के बाद बताया था, जिसको सुन तामीर सुल्तान तो जैसे अपनी बेटी की ज़िंदगी का सुन दोबारा जी उठे थे। रेस्टोरेंट में ज़ूबिया से मिलकर बाप बेटी ने खुद ही दिल हल्का किया और न जाने तामीर सुल्तान ने कितनी देर उसे प्यार करके अपनी शफ़क़त दिखाई। जबकि ये बात कि शादी के बाद अब वो वैसे ही उनके घर आ जाएगी, उससे चारों भाई काफ़ी ज़्यादा खुश थे। और कहीं ना कहीं ज़ूबिया से शादी की हामी भी फैज़ान ने इसलिए भरी थी कि वो चाहता था कि दामिर सुल्तान को उनकी जान से प्यारी बेटी, चारों भाइयों को उनकी लाडली बहन मिल जाए। क्योंकि ज़ूबिया ने वैसे तो घर आने से इनकार कर दिया था, तो यही बहाना सही था कि वो रुखसत होकर सुल्तान मेंशन आ जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था कि शादी के ऐन मौके पर काया पलट गई और ज़ूबिया की जगह महरमा रुखसत होकर आ गई। घर जाने की बजाय वो उसे अपने साथ अपने अपार्टमेंट में ही ले आया था, ताकि इतने दिनों से जो हिजर वो दोनों काट रहे थे अब अकेले में वक्त गुजार सकें। लेकिन जब से वो यहाँ आई थी बिल्कुल खामोश थी, और ख़ामोशी से ज़्यादा ज़ुहान को इस बात की टेंशन लगी थी कि कहीं वो उससे नाराज़ तो नहीं। नाराज़ हैं? वो दोनों लाउंज में ही बैठे थे जब वो उसके साथ बैठकर बड़ी ही मोहब्बत से पूछने लगा, मगर सामने से सिर्फ खामोशी जवाब में मिली। नोश। हाय, एक तो इस जालिम का यूँ खुद को पुकारना, वो तो नाम पर ही मर मिटने को तैयार होती। कुछ तो बोलें, क्यों इस आशिक को अपनी चुपकी मार मार रही हैं? उसके हाथों पर हाथ रख वो बड़ी ही मोहब्बत से उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए बोला कि उसने निगाहें उठाकर उसकी आंखों में देखा, मगर बोली अब भी नहीं। माफ़ कर दें, आई प्रॉमिस दोबारा कभी आपको ऐसे बिना बताए नहीं जाऊँगा, लेकिन प्लीज़ कुछ तो बोलें। आई एम प्रेगनेंट ज़ुहान। उसकी इल्तिजा भरे लहजे के कुछ देर बाद जब वो बोली तो उसकी बात पर चंद लम्हों के लिए साकित वो हुआ। क्या कहा आपने? सांसों की रफ्तार कम होने के साथ ज़बान भी लड़खड़ाई। मैं माँ बनने वाली हूँ ज़ुहान। उसकी आंखों में देख उसने एक बार फिर वही अल्फाज दोहराए, जिसको सुनने के बाद अब जैसे ज़ुहान सुल्तान को कोई ख़जाना मिल गया था। वो इस कदर खुश हुआ कि दिल चाह ढोल पीटे, बल्कि मस्जिदों में जाकर ऐलान करें कि वो बाप बनने वाला है। सच्ची नोश, आप सच कह रही हैं? मैं बाबा बनने वाला हूँ? यार नोश, मैं बाप बनने वाला हूँ। थैंक यू सो मच नोश। आपको अंदाज़ा नहीं कि आपने ज़ुहान सुल्तान को किस कदर बड़ी खुशखबरी दी है। उसके चेहरे को जा बजा चूमते हुए वो खुशी की इंतहाओं को पहुँचता उसे अपनी खुशी की हद बता रहा था, जो उसकी खुशी पर न जाने क्यों पर हल्का सा मुस्कुराई थी। लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे कुछ तो ऐसा था कि ज़ुहान परेशान हुआ। क्या हुआ? आप खुश नहीं हैं? क्या कुछ हुआ है? ज़ुहान जी बोलें, मुझे डर लग रहा है। उसके नम लहजे में कही गई बात पर वो चौंका। लेकिन क्यों? अगर हमारी बेटी हुई और कल को उसके ससुराल वालों को या किसी और को मालूम हुआ कि उसकी माँ, यहीं रुक जाएं। अपने दिमाग में न जाने कौन कौन सी सोचें पालती, वो उन सोचों को ज़ुबान पर लाती कि उसने फ़ौरन उंगली उसके होठों पर रख के इन अल्फाजों पर बंद बांध दिया, क्योंकि उसकी इतनी सी बात पर ही उसकी सोच का अंदाज़ा वो बहुत अच्छे से लगा चुका था। आपको मना किया था ना ये सब सोचने के लिए, फिर दोबारा ये सब क्यों सोच रही हैं? आंखों के साथ साथ उसके लहजे में भी सख्ती थी, जिसको वो महसूस कर वो पलकें झुका आंसू बहाने लगी। लेकिन ज़ुहान, नोश, ये बात हर बार क्यों भूल जाती हैं कि आप अब सिर्फ मेरी बीवी हैं और आपके वजूद में सांस लेती जान मेरी औलाद है, ज़ुहान सुल्तान की औलाद। दुनिया वाले क्या सोचते हैं क्या नहीं, इस बात की फ़िक्र क्यों कर रही हैं जब मेरे लिए अहम सिर्फ आप हैं? तो क्या आपके लिए सिर्फ अहम मैं नहीं हो सकता? क्या ये दुनिया और इनकी बातें आपके लिए मुझसे ज़्यादा अहम हैं? उसकी सोच पर अफसुर्दा हुए उसने जैसे शिकवा किया, क्योंकि हर बार उसकी बेइंतहा मोहब्बत पर दुनिया वालों को तरजीह दे जाती थी। अगर आपके लिए ये दुनिया और उसकी बातें इतनी ही अहम हैं तो ठीक है, जाएं जाकर मार दें मेरे बच्चे को। ज़ुहान। उसकी खामोशी से आंसू बहाने पर वो एकदम गुस्से से खड़ा हुआ, सख्त लहजे में बोला, जबकि उसकी बात पर तड़प ही तो उठी थी। भले वो ये सारी सोचें वो सोचती थी, मगर अपनी औलाद की जान लेने का तो सुनकर ही उसकी रूह फना हुई थी। क्या ज़ुहान, ठीक तो कह रहा हूँ? पहले आपको ये फ़िक्र थी कि दुनिया वाले क्या सोचेंगे कि मैंने किससे शादी की, और अब आपको ये फ़िक्र लाहक हो गई है कि दुनिया वाले बच्चे के बारे में क्या सोचेंगे। हद है नोश। यानी आपके लिए मुझसे और मेरे बच्चे से ज़्यादा ये दुनिया है? तो ठीक है, जाएं और जाकर इस किस्से को ख़त्म कर दें। उसकी बार बार की एक ही सोच पर अब की बार वो प्यार की बजाय सख्ती पर उतरा था, क्योंकि जानता था कि जब लोग प्यार से ना समझें तो हथियार सख्ती का ही इस्तेमाल करना चाहिए। क्या पता निशाना ठीक जगह पर लगे। आई एम सॉरी, आई प्रॉमिस मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं सोचूंगी, बल्कि बोलूँगी भी नहीं। पर प्लीज़ ऐसा मत बोलें, मैं तो कभी मरकर भी हमारे बच्चे के लिए ऐसा नहीं सोच सकती। दोनों हाथों से अपने आंसू पोंछते वो फ़ौरन खड़ी होकर उसके पास आई और टप टप आंसू बहाती हुई माफ़ी के साथ वादा भी कर गई, जो तीर निशाने पर लगने पर मुस्कुराया और उसके आंसू उंगली के पोरों से साफ करने लगा। मैं जानता हूँ आप हमारी औलाद के लिए ऐसा कभी नहीं सोच सकती, इसलिए ही तो चाहता हूँ आप ये सब उल्टा सीधा सोचना बंद कर दें और सिर्फ मुझे और हमारे बच्चों को इम्पोर्टेंस दें यार। इस बार सख्ती के बजाय वो प्यार से बोला कि वो फ़ौरन बच्चों की तरह सर ज़ोर ज़ोर से हाँ में हिलाने लगी, और इसकी इस हरकत पर वो दिल और जान से मुस्कुराए, उसको अपने सीने से लगाकर इस एहसास को महसूस करने लगा जिस एहसास ने आज उसे और उसके अमल कर दिया था। मन चाहे शख्स का साथ और उसकी नसब से मिली औलाद आपको किस कदर सुकून और खुशी बख्शती थी,
ये ऐसे उसे आज महसूस हुआ था। उसकी मोहब्बत उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। इस खुशी ने तो जैसे उसे आसमान की गहराइयों तक पहुँचा दिया था। मेहरू यार, बात तो सुनो। कसम से मैं जानती हूँ तुम नाराज़ हो, लेकिन एक बार सोच कर तो देखो, मैं भला कैसे बताती तुम्हें। जब से मेहरमा को उसकी हकीकत मालूम हुई थी, तब से वो उससे सख्त नाराज़ थी कि क्यों उसने इतनी बड़ी बात उससे छुपाई, जबकि वह न जाने कितनी बार उसके आगे पीछे घूमते हुए माफ़ी मांग चुकी थी। लेकिन मजाल थी जो मेहरमा ने उसकी माफ़ी पर कान धरे हों। मेहरू, ज़ुबी, मेरा दिमाग मत ख़राब करो, क्योंकि ऑलरेडी मुझे तुम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। इसलिए बेहतर होगा मेरे आगे पीछे घूमना बंद कर दो। इस वक्त ना तो मुझे तुम्हारी कोई बात सुननी है और ना ही कोई सफाई। दो टूक अंदाज में उसको खुद से दूर रहने का बोल वो अपने कमरे में चली आई, जबकि ज़ुबिया उसके रोकने के बावजूद खुद भी उसके पीछे कमरे में दाखिल हुई। ऐसे कैसे दूर रहूँ? तुम नाराज़ हो मुझसे तो भला मैं कैसे दूर रह सकती हूँ? यार, मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये सब मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी तुम और मामा बाबा मुझसे दूर हों। उसके सामने आकर वो दोबारा सफाई देने लगी और वो उसकी सफाई पर महज सर झटक गई कि ज़ुबिया मज़ीद कोई सफाई पेश करती। फैज़ान के आने पर वो बाद में बात करने का सोच बाहर निकल गई, जबकि वो खुद गुस्से से मुँह फैलाए जाकर बेड पर बैठी और अपने मोबाइल में कुछ स्क्रॉल करने लगी। और फैज़ान उसके फूले मुंह ज़ुबी की परेशानी की वजह अच्छे से जानता था, इसलिए उन दोनों के मामले में कुछ कहने के बजाय उन्हें उन्हीं की हालत पर छोड़ता अपना बैग सोफे पर रखकर फ्रेश होने चला गया, क्योंकि आज रात उसे बहुत ज़रूरी केस रीड करना था। आज बहुत दिनों बाद वो रिलैक्स और कुछ वक्त गुजारने के लिए स्विमिंग कर रहा था, क्योंकि आयरा नीचे सबके साथ मौजूद थी। तकरीबन 10 मिनट ही गुजरे थे कि वो सबसे इजाज़त लेकर कमरे में आई, लेकिन कमरे के बजाय उसने अपना मोस्ट फेवरेट काम करते पाया। उसको स्विमिंग करता देख वो खुद भी वहीं चली गई और चेयर पर बैठने की बजाय वहीं पूल की एक साइड पर पैर पानी में डालकर बैठ गई। पानी खासा ठंडा था, जिसमें पैर डालते ही एक सर्द लहर उसके पूरे वजूद में दौड़ी, लेकिन उसके बावजूद उसने पैर पानी में ही रहने दिए, जबकि उसके बैठने पर वो यूं ही तैरते हुए उसके करीब आया। आपने बताया क्यों नहीं कि आप मन्नत के बारे में पहले से जानती थी? उसका हाथ अपने हाथ में पकड़े मोहब्बत पाश नज़रों से उसके नक्श नक्श को निहारते हुए वो प्यार से पूछने लगा। क्योंकि मैं चाहती थी आप खुद मुझे बताएं। बिना छुपाए उसकी आंखों में देखते हुए फ़ौरन जवाब आया, और अगर मैं नहीं बताता तो को लंबा खींचते हुए उसने आखिर में आईब्रो उचकाई कि उसके सवाल पर हल्का सा मुस्कुराई। तो मैं इंतज़ार करती तब तक जब तक आप खुद नहीं बता देते। उसके पुरउम्मीद जवाब पर वो सर झटक कर मुस्कुराया और अपने साथ एहतियात से उसे भी पानी में उतारा, तो यकदम ठंडे पानी में उतरने पर ठठराई। एक हाथ से गिरफ्त उसकी कमर पर जमाए, दूसरे से उसके बालों में लगा कैचर उतार, जिस पर उसने बाल कमर के साथ साथ पानी में भी लहराए। नाज कहाँ हैं? आप क्यों पूछ रही हैं? उसके बालों को हाथों से संवारे वो मखमूर लहजे में बोला। वैसे ही अरमान पिछले 4 दिन से पागलों की तरह उसे ढूंढ रहा है, लेकिन उसका कुछ मालूम नहीं हुआ, तो बस इसीलिए पूछ रही हूँ कि ऐसी कौन सी जगह आपने उसे भेज दिया है कि उसका कोई सुराग भी नहीं मिल रहा। अरमान की उदासी पर हमदर्दी जताए वो उसके बारे में कुछ ना मालूम होने पर कुछ मशकूक भी हुई। परेशान नहीं हो, जहाँ भी है बिल्कुल ठीक है, और सिर्फ ठीक नहीं बल्कि पहली बार अपने बाप के साथ वक्त गुजार कर बहुत ज़्यादा खुश और एक्साइटेड भी है। वो कहाँ है ये बताने के बजाय उसकी खैरियत बताई गई, जबकि इस जवाब पर आयरा ने माथे पर शिकनों का जाल बुना। वो तो ठीक है, लेकिन ये तो बताएं वो है कहाँ? लहजे में तजस्सुस समोए उसने दोबारा सवाल किया, मगर वो जवाब देने के बजाय आराम से उसकी कमर पूल की दीवार के साथ टिकाए चेहरा उसकी गर्दन में छुपाकर उसकी खुशबू को महसूस करने लगा, और वो जवाब ना मिलने पर गुस्सा हुई। आप तो ऐसे छुपा रहे हैं हाथ जैसे मैं जाकर अरमान साहब की मुखबरी कर दूंगी। छुपा नहीं रहा, बस बताना नहीं चाह रहा, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आप ऐसा ही करेंगी। उसकी हसास और हमदर्द तबीयत के बायस वो फ़ौरन पुरयकीन लहजे में बोला कि वो आंखें छोटी कर उसे घूरती रह गई। नहीं बताना तो सीधी तरह बोले ना, ये खामखा बात पलटने की क्या ज़रूरत है? उसके सीने पर दोनों हाथों का दबाव डाल उसने उसे खुद से परे धकेला और तैरते हुए दोबारा आकर किनारे पर बैठ गई, जबकि वो उसकी मासूम सी नाराज़गी पर खुद भी तैरते हुए उसके साथ ही आकर बैठ गया और थोड़ा पीछे की जानिब झुकते हुए टॉवल उठाकर उसके गीले बाल खुश करने लगा। मैं नोट कर रहा हूँ आजकल आप बिला वजह बात बात पर चिढ़ने लगी हैं, और यही नहीं खामखा में नाराज़ भी हो जाती हैं। बालों को हल्के हल्के टॉवल से खुश करते हुए वो उसकी नाराज़गी पर बोले बगैर न रह सका। क्यों, आपको मसला है मेरे नाराज़ होने से? मुंह बनाकर वो फ़ौरन खफगी से बोली। आपसे जुड़ी कोई भी चीज़ मेरे लिए मसला नहीं बन सकती नूरे हाथ। निहायत मोहब्बत से जवाब दिए उसने उसके दाहिने रुखसार पर अपने लब रखे, जिस पर वो उसके जवाब और मोहब्बत दोनों पर खफगी भुलाए धीमा सा मुस्कुरा दी। चलें उठें, जाकर चेंज करने, वरना खाम में मेरी प्रिंसेस को ठंड लग जाएगी। अपनी बजाय अपनी प्रिंसेस की फ़िक्र वो दोबारा उसे घूर कर रह गई, जिसे प्रिंसेस के अलावा कुछ सूझता ही नहीं था। आज वो जल्दी वापस आ गया था। उसका इरादा फ्रेश होने के बाद आयरा को हॉस्पिटल से वापस लाने का था, जिसके लिए वो गाड़ी पार करके अभी घर के अंदर जाता कि बाहर लॉन में ही अपनी लाडली बहन को कुछ उदास उदास बैठे देख वहीं उसके पास ही आ गया, जो झूला झूलते हुए न जाने कहाँ गुम थी। क्या बात है, आद भाई की गुड़िया इतनी चुप चुप क्यों बैठी है? उसकी तरफ देख वो बेचारा सा मुँह बना गई। मेहरू नाराज़ है मुझसे भाई, मैं इतनी बार उसे मनाने की कोशिश कर चुकी हूँ पर वो मेरी सुनती ही नहीं। अपने होंठ को बाहर की तरफ निकाल उसने लाड और मासूमियत दोनों से जवाब दिया कि हाथ को अपनी छोटी सी बहन पर ढेरों प्यार आया। तो ये बात है,
वैसे अगर आपकी महरू को पता चले कि आपने उससे एक नहीं बल्कि दो दो झूठ बोले हैं तो फिर सोचे क्या होगा। उसके कंधों के गिट्ट बाजू फैलाए वो बोलते हुए आईब्रोज उचका गया, जबकि उसकी बात पर मन्नत की आंखें बाहर निकलीं। अल्लाह ना करे भाई, अगर उसे इस बारे में ज़रा सी भी भनक पड़ गई ना तो खुदा की कसम वो मेरा कत्ल कर देगी। वो तो ये बात नहीं भूल रही कि मैंने उससे अपनी हकीकत छुपाई। खुदा ना खास्ता अगर ये भी मालूम हो गया कि बारात पर मैंने उन सबसे झूठ बोला था तो आप सोच नहीं सकते वो मेरा क्या हश्र करेगी। उसकी बात पर फ़ौरन डरते हुए उसने सच महरमा तक जाने का सोचकर ही झुरझुरी ली, जबकि हाथ उसके इतना डरने पर हल्का सा मुस्कुराया। नॉट फेयर गुड़िया, झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती। आई नो भाई, झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन वो आपने सुना है ना कि जो झूठ किसी की भलाई के लिए बोला जाए वो झूठ नहीं होता। अपनी आंखों में शरारत लिए उसने फ़ौरन दलील पेश की। और वैसे भी जो हालत मेहरू की मैं मेहंदी वाली रात देख चुकी थी, उसके बाद तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि मैं फैज़ान से शादी करती। इसलिए जो मुझे बेहतर लगा मैंने कर दिया। मेहंदी की रात उसकी हालत याद कर वो कंधे उचका गई, क्योंकि उस रात सिर्फ दुआ ही नहीं बल्कि वो खुद भी उसे अंदर जाते हुए देख चुकी थी। इसलिए जैसे ही सॉन्ग ख़त्म हुआ वो वहाँ से अंदर आई, मगर अंदर महरमा को दुआ के गले लगकर सिसकते हुए देख परेशान हुई। और असल धचका तो उसकी बातों से लगा था जो वो रोते सिसकते हुए दुआ को बता रही थी। उसकी इस कदर ख़राब हालत देखकर उसे सच में परेशानी और फ़िक्र लाहक हुई थी। वो जो उसकी बातों पर यकीन करके शादी के लिए मान गई थी कि वो फैज़ान को पसंद नहीं करती, उसकी गलतफहमी इन लम्हों में बहुत अच्छे से दूर हो गई थी। और यही वजह थी कि उसने उसी लम्हे फ़ैसला कर लिया था कि वो ये शादी नहीं करेगी। भला वो कैसे अपनी बहन को इतनी तकलीफ़ दे सकती थी, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि शादी रोके कैसे। इसी कश्मकश में जूझते उसने हाथ को कॉल की और उसके सारी बात हर्फ बहर्फ उसके गुस्से गुजार की और ये बताया कि वो ये शादी नहीं कर सकती, जिस पर हाथ उसके इतने करीब मेहंदी की रात को इनकार कर देने पर परेशान हुआ। उसने उसे समझाना चाहा कि वो महरमा की खातिर फैज़ान के एहसासात को तो फरामोश न करे, आखिर वो उसे पसंद करता था, तो वो कैसे महज महरमा की खातिर इनकार कर सकती थी। मगर वो नहीं मानी, जिस पर हाथ को ही उसकी बात माननी पड़ी। और फिर इन दोनों ने मिलकर यही प्लान बनाया कि बारात से पहले वो गायब रहे और जब निकाह हो जाए तब सबके सामने आए, वो भी इस तरह कि सबको यकीन हो कि वो सच कह रही है और कोई भी उसके बारे में उल्टा सीधा ना सोचे, वरना अगर वो साफ इनकार कर देती तो यकीनन सब उसे ही बुरा समझते। लेकिन एक्सीडेंट के नाम पर वो सभी उसे खुदा की मर्ज़ी समझकर कबूल कर गए थे, मगर अनजान थे वो सब के जिसे वो खुदा की मर्ज़ी समझ रहे थे वो हाथ सुल्तान और उसकी गुड़िया का सोचा समझा प्लान था, ताकि महरमा को उसकी मोहब्बत मिल जाए और फैज़ान को भी उसे अपनाने में कोई मसला पेश ना हो, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि फैज़ान सिर्फ उसे पसंद करता है, मोहब्बत नहीं। अगर वो उससे मोहब्बत करता तो भी शायद वो उसके बारे में सोच लेती, मगर मोहब्बत और पसंद में फ़र्क होता था। इसीलिए वो पीछे हट गई, क्योंकि यकीन था उसे कि महरमा बहुत जल्द उसके दिल में अपने लिए जगह बना लेगी। और यही बात कहीं ना कहीं हाथ भी जानता था, इसलिए उसने उसका साथ दिया। मन्नत, उसकी बात पर वो महज सर हिला गया कि तभी दुआ के बुलाने पर वो हाथ को वहीं छोड़ती अंदर भाग गई, जबकि हाथ वहीं बैठकर फैज़ान को देखने लगा जो गैराज में खड़ा अपनी कार वॉश कर रहा था। आज छठा दिन था उसे नाज के बगैर वक्त गुजारते हुए, और 6 दिन की दूरी पर उसके चेहरे पर उदासी और अंदाज में बेताबी साफ वाज़ेह थी। झूले से उठकर वो वहीं उसी के पास चला आया, जो उसको सरसरी सा देख दोबारा अपनी गाड़ी को साफ करने लगा कि हाथ ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा। खफा हो? उसके सवाल पर अरमान का हाथ रुका और उसने यूँ उसकी तरफ देखा जैसे जानना चाहता हो क्या ये पूछने वाली बात थी। आयरा भाभी को कोई आपसे दूर करे तो क्या आप महज उससे खफा होंगे? क्या जवाब था कि हाथ लाजवाब हुआ। मैं आपसे खफा नहीं, बस मुझे बुरा लगा भाई। चाहे मैं गलत था, आप चाहते तो कोई और सज़ा भी दे सकते थे, लेकिन आपने सब जानने के बावजूद सज़ा के तौर पर नाज को ही मुझसे दूर कर दिया, वो भी ये जानते हुए कि उनकी चंद सेकंड्स की दूरी मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। उसकी तरफ देख वो अपनी गलती पर शर्मसार हुए उससे शिकवा भी कर रहा था। आतिश हिज्र ही तो आतिश इश्क का असल इम्तिहान है मेरे शेर। उसके शिकवे पर हल्का सा मुस्कुराकर कहते उसने उसका कंधा थपथपाया कि अरमान उसकी बात पर सर झटक गया। इस हिजर ने उसे कितना बेताब और बेकरार बेचैन किया हुआ था ये तो सिर्फ वही जानता था। मेरे पिंडी वाले घर में मौजूद है वो, जाओ और जाकर ले आओ उसे, लेकिन दोबारा झूठ मत बोलना। उसकी उदासी को दूर करने की वजह सौंपी। आखिर में उसने उसके कंधे पर दबाव डालकर सख्ती से तंबीह भी की, जिस पर अरमान की आंखों में चमक तो उसके बारे में मालूम होने पर ही जागी, बाकी उसकी तंबीह पर तो वो पहले ही तौबा कर चुका था कि अगली बार मर जाएगा मगर ख्वाब में भी हाथ सुल्तान से कोई बात या झूठ नहीं छुपाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इख्तिताम पज़ीर होती है एपिसोड 33। कैसी लगी आपको हमें कमेंट्स में